गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें बेटा चैप्टर नंबर 3 में क्या है, नियोजित विकास की राजनीति, यानी जो विकास हो वो सही क्रम में हो और सही तरीके से हो। चैप्टर में स्टार्टिंग में बेटा आपको बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर राज किया। उसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के समक्ष आने वाली बहुत सी चुनौतियां जिसका सामना भारत ने किया, तो वो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया बेटा। अब आप सोचेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 3 क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है, चैप्टर नंबर 2 वो चैप्टर बेटा आपके सिलेबस से अब निकाल दिया गया है। सीधा स्वतंत्रता की चुनौतियों के बाद बेटा नियोजित विकास की राजनीति आपका चैप्टर 2 बनेगा। इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के साथ भारत की समस्याओं का समापन नहीं हुआ था। यानी कि देश जो काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बाद उसे आज़ादी मिलने के बाद भी भारत के सामने आने वाली जो चुनौतियां थी, केवल वही चुनौतियों को सामना करना ही भारत की समस्याओं का हल नहीं था, बल्कि उसके अलावा भी भारत के सामने बहुत सारी समय समय पर चुनौतियां आती रही, और उनमें से एक है नियोजित विकास की राजनीति। और देश की सबसे बड़ी आवश्यकता देश का नियोजित विकास करने की थी। इसके लिए देश के सामने दो तरीके के मॉडल थे। एक था बेटा समाजवादी मॉडल, और एक जो कि सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था, और एक मॉडल बेटा पूंजीवादी मॉडल था जो यूरोप के अनेक भागों और अमेरिका ने अपनाया था। यानी दो मॉडल, एक तो समाजवादी मॉडल जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देता है, और पूंजीवादी मॉडल वो मॉडल बेटा जो शहरी क्षेत्रों के विकास पर, यानी कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था पर जोर देता है। लेकिन भारत ने किसी एक मॉडल को अपनाकर विकास नहीं कर सकता था, इसीलिए भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया। उसका कारण क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था में शीघ्रता से ऊपर उठाने के लिए दोनों ही मॉडलों को अपनाना आवश्यक था। भारत की 70% जनसंख्या गाँव में रहती थी, इसीलिए भारत के लिए समाजवादी मॉडल को छोड़ना भी आवश्यक नहीं था, और 30% जनसंख्या बेटा शहरों में रहती थी, और उसके लिए पूंजीवादी मॉडल भी आवश्यक था। इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। और विकास के लिए भारत ने योजना आयोग की स्थापना की 1950 में, और इसने सोवियत संघ की तरह ही भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। और 1 जनवरी 2015 को ये जो योजना आयोग है बेटा, इसको 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया गया। यानी कि इसके नाम को बदलकर योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया, जिसका अर्थ क्या है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आप नोट ज़रूर डाल लेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग ने शुरू की वो की बेटा 1951 में, और इसका एकमात्र लक्ष्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य क्यों कृषि पर जोर दिया, क्योंकि 70% जनसंख्या क्या है, गांव में रहती है, और ग्रामीण विकास अनिवार्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू की गई, और इस पर उद्योगों पर जोर दिया गया, यानी कि 30% जनसंख्या जो शहरों में रहती है वहाँ पर उद्योग धंधों पर भारी व्यय किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में 1961 में शुरू की गई, और इसमें कृषि उत्पादकता को, यानी कृषि की उत्पादकता को, उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाए गए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1966 में शुरू होनी थी, लेकिन वो 1966 में शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय देश में 1960 में बेटा एक आर्थिक संकट क्योंकि गरमाया, और उसके चलते पंचवर्षीय योजनाओं को कुछ समय के लिए हमें रोकना पड़ा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं, उसी समय बेटा भारत में उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला, और इस्पात की मांग भी बढ़ गई, और राज्य को महत्व भी बढ़ने लगा उड़ीसा राज्य का।
और ऐसे में राज्य सरकार के लिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर दिखने लगे। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पर पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जो उड़ीसा सरकार ने ये जो कार्य किया उसके लाभ भी थे और हानियां भी थी। लाभ क्या थे? एक तो पूंजी निवेश में वृद्धि, यानी कि उद्योग धंधे उस राज्य में आएंगे, जिससे कारखानों की स्थापना में बढ़ गई, यानी वहाँ पर कारखाने बड़े स्तर पर लगाए गए और युवाओं के लिए भी रोज़गार बढ़ने के अवसर सामने आए। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर विकास की दरों में भी बढ़ोतरी की गई। लेकिन इसके कुछ हानिकारक परिणाम भी थे। वो क्या थे कि जो उड़ीसा राज्य में जो आदिवासी रह रहे थे, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उन आदिवासियों का विस्थापन किया गया और विस्थापन करने से उनकी जो आजीविकाएं हैं, यानी जो वो जंगलों में रहकर जो उनकी आजीविका थी, जंगलों से जो वो कमा खा रहे थे, वो साधन उनसे छिन गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना वो था पर्यावरण का प्रदूषित होना, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जंगलों को साफ किया जाएगा, तो दोहरे रूप में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी सामने आई। अब यहाँ पर आदिवासी समूह को अपना स्थायी निवास छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने की समस्या सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी और उनकी आवश्यकताएं सारी जो जंगलों से पूरी होती थी, वो आवश्यकताएं शहरों से पूरी करना एक मुश्किल कार्य था, अपने आप में ही एक मुश्किल कार्य था, जिसके लिए आदिवासी समुदाय को तैयार करना आसान कार्य नहीं था। अब यहाँ पर सरकार के लिए एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि अब वो करे तो क्या करे। अगर वो केंद्र सरकार को लगता है कि अगर वो इतने बड़े संसाधन उस राज्य में मौजूद हैं और अगर वो उसको नज़रअंदाज करता है, उसका फ़ायदा नहीं उठाता, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि खराब होगी। क्यों खराब होगी? क्योंकि संसाधन इतने ज़्यादा मात्रा में पर्टिकुलर क्षेत्र में अवेलेबल होने के बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और जनता को अगर इस विषय की गंभीरता और जागरूकता कराई जाती है तो इस फैसले से सरकार का विद्रोह तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, विकास की गति है जो वो धीमी हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने पर्यावरण विशेषज्ञों से सलाह मांगी और पर्यावरण विशेषज्ञों में भी दो विचारधाराएं सामने आई, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। लेकिन जब मिला जुलाकर एक जो फैसला लिया गया, और वो फैसला क्या था कि अंतिम फैसला जनता का होगा, क्योंकि राजनीति में जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की समस्याओं से जागरूक होते हैं और वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की भलाई के लिए कार्य करना उनका एकमात्र कर्तव्य है। यहाँ पर जो दो विचारधाराएं उभरी हैं बेटा, उसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।